Hey guys, welcome back again and in this video we are completing your syllabus. क्या? दोबारा से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा. सिलेबस कंप्लीट हो रहा है. हाँ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो रहा है आज के वीडियो में. तो इसका मतलब ये लास्ट क्लास है. हाँ, सच में लास्ट क्लास है. कैसे हो गया ये? हाउ इज़ इट पॉसिबल माय फ्रेंड? जो नए कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लास्ट क्लास है और हम लोग करेंगे पेज नंबर 3.9 से कंप्लीट. यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. एक इसमें करेक्शन आई है और वो करेक्शन है कि ये जो पब्लिक वर्ड है इसे काटना है. सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 1 बोलता है कि जब हम सिक्योरिटी को इशू करते हैं तो उसे हम जो है फिजिकल मोड में भी कर सकते हैं और डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी कर सकते हैं. आप लोगों को पता ही है फिजिकल मोड पहले से चल रहा था और अब जो है आपका डीमेट फॉर्म भी आ गया है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म भी आ गया है. कोई भी कंपनी जो पब्लिक ऑफर कर रही है या फिर कोई भी अदर क्लास ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब्ड है अंडर रूल 9, उसे जो है सिर्फ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही शेयर्स को इशू करने हैं, सिक्योरिटीज को इशू करने हैं. अब सिक्योरिटीज में डिबेंचर भी आते हैं, इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, सिक्योरिटीज में सब आता है एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 1996. सब सेक्शन 1 के बाद जो है 1A सेक्शन को इंसर्ट कर दिया है. इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज as may be prescribed, यानी in case of prescribed unlisted companies, the securities shall be held transferred only in dematerialized form. मतलब कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वहां भी जो है सिर्फ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू करी जाएगी और उसके बाद डेफिनेटली ट्रेड भी करनी होगी तो करी जाएगी, ट्रांसफर करनी होगी तो वो भी करी जाएगी. इसका मतलब ये हो गया जो कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है, जो कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है, वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में करेंगे और बाकी कंपनी जो बच गई है वो फिजिकल फॉर्म या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं. आपको तो पता ही है कि पहले क्या होता था कि फिजिकल फॉर्म में जो है सिक्योरिटीज इशू होती थी. धीरे धीरे जो है डीमेट फॉर्म आ गया जिससे कि बहुत ईजिली जो है सारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन रहता है, फुल प्रूफ कंट्रोल रहता है. जो आप इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, एक्सटिंग्विश कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, lending transparency and credibility to the entire process and securities market. तो यानी कि सब कुछ जो है फुल प्रूफ हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सारे जो है चेक लगे रहते हैं. रूल नंबर जो 9 है, पीछे लिखा हुआ था ना, रूल 9 में जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे वो भी डीमेट फॉर्म में ही करेंगे इशू. तो आ गया सर, जो आपके प्रमोटर हैं पब्लिक कंपनी के और पब्लिक ऑफर निकाल रहे हैं कोई भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ का, वो जो है डीमेट फॉर्म में उसे होल्ड करके रखेंगे. कोई भी कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज यानी कि कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टिबल का मतलब होता है शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी. कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, उस केस में अगर प्रमोटर्स के पास फिजिकल फॉर्म में वो पड़े हैं और वो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पहले जो है अपने जो इनिशियल पब्लिक ऑफर से पहले अपनी जो सिक्योरिटीज है उसे कन्वर्ट करेंगे डीमैट फॉर्म में और फिर जो है इशू करेंगे. बस यही लिखा है. हाँ जी, बस यही लिखा है, इतनी सी बात लिखी है. याद करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है. बस पता होना चाहिए कि डीमेट फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू होती है, फिजिकल फॉर्म में भी होती है और पब्लिक ऑफर के टाइम जो है डीमेट फॉर्म में ही इशू करी जाती है. इतनी सी लाइन आपको पता होनी चाहिए. बस हो गया, बहुत हो गया. प्रोस्पेक्टस जो होते हैं दोस्तों, जिससे कि हम पब्लिक को इन्वाइट करते हैं हमारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, अप्लाई करें, उसके कई कई फॉर्म होते हैं जिसमें एक है शेल प्रोस्पेक्टस, एक है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस. हम तीनों की बात करेंगे. तीनों के बारे में ब्रीफ में जो है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि सबकी जो डिटेल है वो नीचे दोबारा से लिखी हुई है. स्टार्ट करेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस से. वो क्या होता है दोस्तों? शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है प्रोस्पेक्टस जिसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है. Shelf prospectus means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period of time without issue of a further prospectus. आपको मालूम है कि ड्यूरिंग अ पीरियड जो है आपको बार बार इशू निकालना पड़ेगा और हर बार जो है आप इशू निकालेंगे तो हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे. आप सोचते हैं क्यों ना मैं एक ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू करूं जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए हो और उसके बीच में जितने भी इशू निकालना चाहो मैं निकाल पाऊँ, मुझे बार बार प्रोस्पेक्टस इशू ना करना पड़े. उस केस में आप जो है शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसका एक लाइफ स्पैन होता है. जो भी आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे इस सेक्शन के अंडर एज पर सेबी गाइडलाइंस, जो भी आप इशू करेंगे उसे आप रजिस्ट्रार को फाइल भी करेंगे. और कब फाइल करेंगे? एट दी स्टेज
एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, यानी आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाला और फर्स्ट टाइम जो है आप सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, उस टाइम आप जो है रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे, जिसमें लिखा होगा पीरियड ऑफ वैलिडिटी, जो कि 1 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होगा, मैक्सिमम पीरियड है 1 ईयर। और कब से काउंट होगा? वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर। जो भी आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं रजिस्ट्रार को, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आप उसकी वैलिडिटी लिख रहे हैं जो मैक्सिमम 1 ईयर की होगी, और 1 ईयर काउंट होगा जब से आप उसे ओपन करेंगे कि आइए हमारी सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करिए। ऑफर ओपन कर रहा है आपने, जैसे ही आपने ऑफर को ओपन करा, एक पीरियड होता है, ऑफर ओपन हुआ, अब ये क्लोज होगा, अब फिर इशू होंगे, अलॉटमेंट होगा, पूरा टाइम पीरियड होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उस ऑफर को आपने ओपन करा तब से जो है मैक्सिमम 1 साल की वैलिडिटी वाला आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं और रजिस्ट्रार को सबमिट भी करेंगे। अब उसका पीरियड क्योंकि 1 साल का है तो डेफिनेटली अब उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ऑफर वगैरह निकालेंगे वो भी आप जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे, उसकी कॉपी भी आप रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे। नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, बट आपने जो है 1 अगस्त 2020 को आपने इशू करा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस करा, 1 साल था, ओपन हुआ, 3 दिन बाद इशू ओपन हो रहा है, उसके 1 साल तक वैलिडिटी है। आप सितंबर में जो है दोबारा से आप इशू करना चाहते हैं, अक्टूबर में दोबारा से आप इशू करना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर उस पीरियड के दौरान आपकी कुछ चेंजेस हो गए मटेरियल फैक्ट्स में, जो आपने ओरिजिनली शेल्फ प्रोस्पेक्टस सबमिट करा और उसके बाद 1-2 महीने के बाद आप दोबारा इशू निकालने वाले हैं और उसकी तो वैलिडिटी है 1 साल की, तो आपको दोबारा प्रोस्पेक्टस तो नहीं बनाना होगा, पर आपने जो मटेरियल फैक्ट वगैरह उसमें बताए थे, इन्फॉर्मेशन बताई थी, उसमें चेंजेस हो गए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गए, कोई नया चार्ज क्रिएट हो गया एसेट्स पर, कुछ भी मेजर चेंज हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आपने डिक्लेयर करी थी, उस केस में आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना पड़ता है। यानी एक तो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस होता है कि आप हमेशा इशू निकालें, प्रोस्पेक्टस दें, इशू निकालें। दूसरा होता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए हो सकती है, और जब से उसका फर्स्ट ऑफर निकालते हैं, बिगिनिंग होता है, ओपन होता है, तब से 1 साल की मैक्सिमम वैलिडिटी हो सकती है। अब उसकी वैलिडिटी पीरियड में जब आप बीच बीच में इशू निकालते रहेंगे और नया प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, पर अगर कोई मटेरियल चेंज हो रहा है तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जरूर इशू करना पड़ेगा, जिसमें आप बताएंगे क्या क्या चेंज हुआ है, जो फर्स्ट ऑफर आपने भेजा था और जो सक्सीडिंग ऑफर जो अभी आप निकाल रहे हैं उसके बीच में क्या चेंज हुआ है, उसे आप रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, है ना। सेकंड इशू निकालेंगे, सब्सिक्वेंट इशू निकालेंगे, उससे पहले रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर किसी बंदे ने एडवांस दे दिया है, वेयर अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या हो गया, उसने एडवांस पेमेंट करके रखी हुई है और उसके बाद आप जो है चीज़ों में चेंज कर रहे हैं, कुछ एडवांस पेमेंट आपके पास आ गई है, उसके बाद आपने चीज़ों में चेंज कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो चेंजेस आप उसको इन्फॉर्म करेंगे। और एप्लीकेंट चाहे जिसने एडवांस जमा कराया हुआ है और उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करी है, तो वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है अपनी एप्लीकेशन और कंपनी को रिफंड भी करना पड़ सकता है पैसा विद इन 15 डेज। ये जो मेमोरेंडम है, जो भी आपने पहले सबमिट करा है, टुगेदर विद शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो ओरिजिनली आपने सबमिट किया था, दोनों को मिलाकर हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे कि ओरिजिनली सबमिट करा, 1 साल के लिए वैलिडिटी है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, और जो चेंजेस हैं उसे हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में बता दिया जब भी हम नेक्स्ट टाइम इशू ला रहे हैं विद इन दी वैलिडिटी पीरियड। यही है सर, हाँ जी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का गेम इतना ही है। अगला प्रोस्पेक्टस आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मान लेते हैं कि आपको ये नहीं पता कि मैं इशू प्राइस कितनी निकालूं, आपको ये नहीं पता कि यार मेरी सिक्योरिटीज़ कितनी सब्सक्राइब होगी, मतलब आप कह रहे हैं ना कि मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, मैं 10 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, इतने प्राइस पे कर रहा हूँ, अब आपको पता ही नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे। जहाँ पर आपको डाउट है वहाँ आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पहले इशू कर सकते हैं और उसमें बोलेंगे कि आपसे पूछेंगे आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो, कितनी प्राइस पे खरीदना चाहते हो, ये लोगों से पूछा जाएगा, तो लोग उसकी बिड सबमिट करेंगे। इसे हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग का प्रोसेस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टार्टिंग में भी यहाँ पर कुछ आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक बिल्डिंग का प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस होता है आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मुझे मेरी टीचर ने बताया था कॉलेज के टाइम में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से जो है करीब 6 साल पहले मुझे बताया था, 6 साल हो गए, 6 साल भी नहीं हो गए, 8 साल हो गए, 8 साल पहले बताया था। तो 8 साल पहले वाली बात जो है उसके बाद मैंने आज तक नहीं पढ़ी, नई सीए के कोर्स में पढ़ी है, तो वो मुझे 8 साल पहले वाली जो बात याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी याद है बता रहा हूँ, मैंने चेक भी नहीं करा, वेरीफाई भी नहीं करा है। जो मेरे टीचर ने मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ, बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है।
तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ ये बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आप पब्लिक से इनवाइट करते हैं, भैया आप बताइए कि हाँ आप हमारे कितने शेयर लेना चाहते हैं, कितनी प्राइस पे लेना चाहते हैं। तो मिस्टर ए जो है वो बिड लगाते हैं और वो कहते हैं भैया देखो मैं जो हूँ आपके 10,000 शेयर्स लूँगा और 20 रुपये पर लूँगा। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है भाई मैं भी लूँगा, 500 शेयर्स लूँगा, 30 रुपये पर लूँगा। समझ रहे हैं आप इसको जो है हाईएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। हाईएस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट करते हैं, यानी 30 रुपये को ऊपर रखेंगे, 20 को नीचे रखेंगे। एक आता है वो कहता है मैं 10 पे लूँगा, एक कहता है मैं 5 रुपये पर लूँगा, एक कहता है मैं 100 रुपये पर लूँगा, इतने शेयर्स लूँगा। तो आप लाइन में लगाते हैं, हाईएस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस तक आप जाते हैं और यहाँ क्वांटिटीज़ लिखी होती है कितने कितने शेयर जो है बंदा लेने वाला है। अब आपको तो अंदर से पता है कि आप कितना इशू करेंगे। आपको लेट्स से कि आपको 1 लाख शेयर्स की ज़रूरत है, आप उतना इशू कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका एक क्वांटम 1 लाख बन गया, एक ने बोला 10,000 लूँगा, एक ने बोला 500 सिक्योरिटीज़ लूँगा, शेयर्स कितने नंबर लूँगा या जो भी सिक्योरिटीज़ है कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ लूँगा, टोटल करते ही जैसे 1 लाख बन गया, जिस वाली पोजीशन पर 1 लाख बना, प्राइस जो है आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाया हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो जहाँ पर वो प्राइस आएगी, ये वाली प्राइस, उस प्राइस पर जो है आप सबको ऑफर कर देंगे, उस प्राइस पर आप जो है प्रोस्पेक्टस को इशू कर देंगे। नहीं समझे क्या हुआ? 1 लाख सिक्योरिटीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे मालूम था, अंदर से मुझे पता है। पब्लिक से मैंने मांगा तो पब्लिक ने मिस्टर ए ने बोला कि भाई मैं 10,000 लूँगा 100 रुपये पर। ठीक है, अभी 10,000 सिक्योरिटीज़ हुई है। बी ने बोला मैं 20,000 सिक्योरिटीज़ लूँगा 70 रुपीज़ पर। मैंने कहा ठीक है, अभी 30,000 हो गई है। एक ने बोला मैं 500 सिक्योरिटीज़ लूँगा 65 पर। मैंने कहा ठीक है। एक आया, उसने बोला मैं 70,000 लूँगा सिक्योरिटीज़ 60 रुपीज़ पर। समझ रहे हैं? तो 10,000 20,000 कितना हो गया? 30,000। 30,000 और 500 कितना हो गया? 30,500 और 70,000, 1 लाख क्रॉस हो गया। तो जैसे ही ए बी सी डी डी पर जो है मेरा क्रॉस हो रहा है, 1 लाख शेयर्स मुझे इशू करने, सिक्योरिटीज इशू करनी है, तो जैसे ही मेरा जिस पॉइंट पर जो है क्रॉस हो रहा है, तो मैं 60 रुपये पर पूरे 1 लाख, 60 रुपये पर पूरा 1 लाख का इशू निकाल दूंगा। मुझे मालूम है जिसने ज़्यादा कोट करा है, पता लगे बाद में भाग जाए। अभी तो उसने बोल दिया, अब बिड कर दी है, बाद में भाग जाए, इसलिए मैं 1 लाख शेयर जो है सारे के सारे 60 रुपये पर निकाल दूंगा। ये मैंने बुक बिल्डिंग का प्रोसेस समझाया, जो कि बुक में गिवन नहीं है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप पहले इशू करते हैं, ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, जिसमें लोग जो है वो ऑफर निकालते हैं। लोग जो हैं आपको बताते हैं हम कितना ले सकते हैं। जब भी आप ये ओपन करेंगे ऑफर का, सब्सक्रिप्शन लिस्ट और ऑफर जो है आप ओपन करेंगे, उससे 3 दिन पहले आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? जो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपने बातें लिखी है, कंडीशंस लिखी है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे फाइनल प्रोस्पेक्टस में, जब आप प्रोस्पेक्टस फाइनल वाला इशू करेंगे और जो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आपने बातें बताई है उससे कुछ भी वेरी हुआ है, चेंज हुआ है फाइनल प्रोस्पेक्टस में, तो उसे आप हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइटेड एज वेरिएशंस, और रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे डेफिनेटली। फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार एंड सेबी अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर। तो ये तो आपको करना ही है। अपॉन क्लोजिंग ऑफ ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन, द प्रोस्पेक्टस इज स्टेटिंग देयर इन द टोटल कैपिटल रेज्ड, whether by way of debt or share capital, and the closing price of the securities and other details which are not included in the red herring prospectus shall be filed with the registrar। नहीं समझे आप? भैया पहले तो रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना ही है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके बाद जो ये बुक बिल्डिंग का प्रोसेस हुआ ना, जो मैंने आपको समझाया, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं, कितनी प्राइस पे आप कर रहे हैं, क्या आई है, वो भी आप सबमिट करेंगे जब आप क्लोज कर देंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की डेट, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्लोज कर देंगे। तो ये भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करी आपको। आखिरी आता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। क्योंकि प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा होता है जनरली, तो पब्लिक को जो है हम इशू करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी आ जाती है। जो पूरा प्रोस्पेक्टस है उसे आप अपने रजिस्टर्ड प्लेस पर रखें, आप उसे अपनी ब्रांचेस में रखें, हर जगह पे रखें, पर पब्लिक को आप जो है समरी फॉर्म में प्रोस्पेक्टस दें, जिसको हम एवरेज्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें जो है सेलिएंट फीचर्स होते हैं, बड़े बड़े जो है इंपॉर्टेंट जो है बातें होती है। यहाँ तक की बात क्लियर? तो आखिरी कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है, आखिरी के 2 कॉन्सेप्ट और आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट कहता है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी कभी भी अलॉट करना चाहती है, कोई भी शेयर सिक्योरिटीज जो है अलॉट करना चाहती है, एग्री करती है अलॉट करने की, पब्लिक को सेल टू पब्लिक करना चाहती है, जैसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होते हैं ना, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के अलावा अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट निकालती है, कोई
ऑफर निकालती है कि हमारे शेयर्स आप खरीद सकते हैं, तो उस ऑफर को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे, विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। कहाँ लिखा है सर? ये रहा, ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक is made shall for all purposes be deemed to be prospectus issued by the company, and all enactments and rules of law as to the content of prospectus, और उसमें जो लाइबिलिटी आएगी अगर मिस स्टेटमेंट आपने कर दी है, ओमिशन कर दिया है, वो सारी लाइबिलिटी आप पर लग जाएगी, सब्जेक्ट टू दी मॉडिफिकेशंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 and 4। क्या है वो बाद में पढ़ लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है मॉडिफिकेशंस। इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है मालूम है? कंपनी पब्लिक को ऑफर, अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करने के लिए ऑफर कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए वो ऑफर कर रही है उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, और सारे रूल्स रेगुलेशन लग जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर द चेंजेस जो सबसेक्शन 3-4 में गिवन है और सबसेक्शन 3-4 नीचे है। इतनी बात है? हाँ जी, इतनी बात है, इतनी सी बात है। और देखते हैं सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल टू पब्लिक। अगर पब्लिक को सिक्योरिटीज अलॉट करने की बात करी जा रही है, अलॉट करने की बात करी जा रही है, कोई भी इंसान कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था एक शेयर ब्रोकर है, उस ब्रोकर हाउस ने क्या किया, उस ब्रोकर हाउस ने जो है कंपनी की जो है सिक्योरिटीज खरीद ली, शेयर्स खरीद लिए मान लेते हैं। अब वो आगे जो है पब्लिक को बेचना चाहता है, तो वो अगर बेच रहा है और ऐड निकाल रहा है उसकी, तो उसे भी प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, अनलेस एंड अनटिल कम से कम 6 महीने हो गए हो, एक्चुअल अलॉटमेंट से 6 महीने बीत गए हो, साथ में जो है सारा कंसिडरेशन उसने पे कर दिया हो। इसको जो है चार्ट की फॉर्म में दोबारा समझते हैं। एक एग्जांपल हमने किया था लास्ट क्लास में, हैज द अलॉटी सोल्ड शेयर्स टू द पब्लिक विद इन 6 मंथ्स। अलॉटी का मतलब जिसको कंपनी ने अलॉट करे वो आगे पब्लिक को बेचना चाहता है, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टस, अनलेस एंड अनटिल 6 महीने बीत चुके हों। तो 6 महीने बीत गए, क्या उसने 6 महीने के विदिन अपने शेयर्स को आगे पब्लिक को बेच रहा है? हाँ, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और नहीं बेच रहा, 6 महीने बीत गए, क्या उसने पूरा कंसिडरेशन दे दिया है कंपनी को? जी हाँ, दे दिया है, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कंपनी ने किसी को अलॉट करे शेयर, वो आगे पब्लिक को भेज रहा है, तो 6 महीने के बाद प्लस सारा कंसिडरेशन वो कंपनी को दे चुका हो, उसके बाद आगे पब्लिक को बेचे 6 महीने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे, अदरवाइज मानेंगे। सेक्शन 26 जो आपका लिखा हुआ है, सेक्शन 26 मालूम है क्या है? मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ सेक्शन 26 क्या है। प्रोस्पेक्टस से जुड़ा हुआ सेक्शन है सेक्शन 26, और जो आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है वो है सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 ही चल रहा है, और इसमें बता रहे हैं कि देखो डीम्ड प्रोस्पेक्टस को हम प्रोस्पेक्टस तो मानेंगे, और उसमें जो सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस की बातें लिखी है वो सारी की सारी मानी जाएगी। हालांकि उसमें आपको कुछ एडिशनल बातें और इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, टाइम एंड प्लेस जब जो है आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करवाना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब कराकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना चाहते हैं, उसे हम कब इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मानेंगे कि प्रोस्पेक्टस में जो डायरेक्टर का नाम लिखा होना चाहिए वो उसी का नाम है। मानेंगे द पर्सन मेकिंग ऑफर वर पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, ये चीजें हम एज्यूम करेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के केस में एज्यूम करेंगे। अगर पर्सन मेकिंग एन ऑफर इज अ कंपनी और अ फर्म है, जो भी पब्लिक को जो है ऐसे ही ऑफर कर रहा है और प्रोस्पेक्टस बिना निकाले कर रहे हैं, उस केस में इट शैल बी सफिशिएंट इफ द डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1। पब्लिक को ऑफर करने के लिए एक ऐड निकाली है जिसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान रहे हैं, तो इट विल बी सफिशिएंट इफ इट इज साइन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और फर्म बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और एटलीस्ट 50% ऑफ द पार्टनर्स। तो ठीक है सर, 50% ऑफ द पार्टनर्स या फिर 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो भी इट्स मोर देन सफिशिएंट। इस डॉक्यूमेंट को सर, जिसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, अगर इसको 2 डायरेक्टर साइन करेंगे कंपनी के लिए और फर्म के लिए कम से कम 50% पार्टनर साइन करेंगे, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई तो जैसे सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी आती है, तो वैसे ही डीम्ड प्रोस्पेक्टस पर भी सिविल लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगी। देयर इज नो डिल्यूशन ऑफ लाइबिलिटी person making offer which is in addition to the liability of the company whose securities are offered for sale। भैया जो बंदा ऑफर कर रहा है कंपनी की सिक्योरिटीज, उस पर भी लाइबिलिटी लगेगी और कंपनी पर भी लगेगी अगर मिस स्टेटमेंट है कुछ, तो अगर कंपनी ने गड़बड़ करी है तो। एडिशनली बिलो शुड बी डिस्क्लोज्ड वेल इन द डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में ये डिस्क्लोज करना जरूरी है
क्या है वो नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो आप रेज करना चाहते हैं, और कहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इससे जो है हम किसी भी जो है इन्वेस्टर को हम चीट ना करें, प्रोटेक्ट करें हम, राइट। हम प्रोटेक्ट करें ऐसे इन्वेस्टर्स को जिनके साथ धोखा हो सकता है, उन्हें हम प्रोटेक्ट करें। कई बार क्या होता है कि मेंबर्स चाहें ना, तो मेंबर्स चाहें तो वो भी अपनी जो है सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है बेच सकते हैं। सेक्शन 28 इसकी बात बताता है। मेंबर्स के शेयर बेचने के लिए जो है कंपनी जो है काम करेगी, प्रपोज करेगी, पर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट किया जाएगा और फिर जो है ऑफर किया जाएगा उन्हें, या तो सारे शेयर्स मेंबर्स की या थोड़े से शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे जा सकते हैं, पब्लिक को ऑफर करे जा सकते हैं। और जिस भी डॉक्यूमेंट में ऑफर फॉर सेल होगा उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। होता है ना, कई बार मेंबर है भैया, प्रमोटर है, 70% शेयर होल्डिंग है, वो चाहता है मैं अपनी 60% शेयर होल्डिंग कर दूं, नहीं कैपिटल चाहिए, नहीं 10% जो है पब्लिक को बेचना चाहता है, नहीं बेच सकता क्या? जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आप बेच रहे हैं उसे हम बोलेंगे ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल है बेसिकली, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बट ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को कम कर रहा है, पब्लिक को बेच रहा है। तो मिस स्टेटमेंट होगी तो सारी लाइबिलिटी आएगी जैसे प्रोस्पेक्टस में आती है। Members, whether individual or body corporate, whose shares are proposed to be offered to the public, shall collectively authorize the company। भाई जिन मेंबर्स के शेयर कंपनी आगे लोगों को एलोकेट करने वाली है, देने वाली है, बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे डेफिनेटली, तो वो पहले कंपनी को ऑथराइज करेंगे कि आप जो है, हाँ ठीक है, आप ऑफर फॉर सेल कर दो, हमारे शेयर को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और वो कंपनी को रीइंबर्स भी करेंगे फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट ऑन दिस मैटर। जाहिर सी बात है ना, आपके शेयर हैं और आप कंपनी के पास गए हो, ऑथोराइज कर रहे हो कि हमारे शेयर को आप सेल आउट कर दो यार। कंपनी का जो खर्चा वो लगेगा वो आपको देना पड़ेगा ना, कंपनी आपके बिहाफ पर काम कर रही है। यदि आप प्रोस्पेक्टस में कोई आपके ऑब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी जिस पर्पज़ के लिए आपने जो है कैपिटल जुटाई है, आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, सेक्शन 27 उसकी बात करता है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। जिस पर्पज़ के लिए आपने फंड को रेज करा है, आप उस पर्पज़ को बाद में चेंज करना चाहते हो, दिक्कत हो जाएगी सर, दिक्कत हो जाएगी। और दिक्कत क्या होगी, अगर डेविएशन है तो वो पहले आपको इन्वेस्टर से प्री अप्रूव करवानी पड़ेगी, और जो डिसेंडिंग इन्वेस्टर्स होंगे जो मंजूरी नहीं देंगे उन्हें उनका पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन में आप पास कराएंगे, मेंबर्स की आप मीटिंग बुलाएंगे जो मेंबर सफ़र करने वाले हैं इससे, और उनकी आप अप्रूवल लेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस है पहले आप पब्लिश भी करेंगे न्यूज़पेपर में, 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस जगह पर आप जो है सर्कुलेट करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, और जो भी हो जाए अमाउंट जो आपने रेज करी है थ्रू प्रोस्पेक्टस, कभी भी आप जो है उसे यूज़ नहीं करेंगे फॉर बाइंग ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज अनलेस एंड अनटिल आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो काम ही होता है इन्वेस्ट करना, बट अदरवाइज आप खुद जो है शेयर कैपिटल का पैसा जुटा रहे हैं किसी दूसरी कंपनी के शेयर लेने में, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते हैं। जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर होंगे जिनकी रजामंदी नहीं होगी उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि आप चाहें तो जा सकते हैं, और जो सेबी ने प्राइस जो है फिक्स करी है उस प्राइस वगैरह पर जैसे भी मैनर में जो हम कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम एग्जिट प्राइस बोलते हैं, उन्हें ऑफर दिया जाएगा, आप एग्जिट कर सकते हैं। और जो प्रमोटर हैं जिनका कंट्रोलिंग जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनके शेयर्स को खरीदेंगे। जैसे कि मान लेते हैं 80% लोग एग्री कर गए, 5% लोग कहते हैं कि चलो यार हम तो जाना चाहते हैं, डिसेंटिंग है, हम नहीं मान रहे, हमें अपना पैसा वापस चाहिए, तो ठीक है उनको पैसा देना पड़ेगा, ये 85% हो जाएगा, इनको पैसा दे देंगे। मतलब जो मेजॉरिटी वाले हैं वही जो है इनके शेयर्स ले लेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस जो कि कैलकुलेट हो गया एज पर सेबी रेगुलेशंस। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट और सिलेबस कंप्लीट हो गया फॉर न्यू कोर्स। नए कोर्स में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस हो गया है। ओल्ड कोर्स के लिए तो मेजॉरिटी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी वो ओल्ड कोर्स में भी है, तो आप भी रेफर ये कर सकते हैं। और बस यही था, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू एंजॉयड इट। स्टडी मटेरियल पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, मैंने रियलाइज़ करा है, फिर भी मैंने आपको जितना हो सकता है स्टडी मटेरियल का एक एक पैराग्राफ, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक की बात है कॉन्सेप्ट्स की और एक समरी बुक की, वो मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं मेरे रिवीजन वीडियो से, या आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वीडियो से। वो मैं लाऊंगा, कुछ 3-4 क्लासेस का जो है मैं लाने की कोशिश करूँगा, 1-1 घंटे की वीडियो जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट पर जो है हम चर्चा कर लेंगे। तो कोई भी चैप्टर आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा क्या है, राइट।
अब उसको फ्रेम कैसे करना है आंसर को, वो आप स्टडी मटेरियल से एक बार रीडिंग कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को बार बार रीड करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय 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 बाय। एंड हाँ, अदर लॉ का बैच भी आ रहा है, तो मैं उसे एक अदर लॉ का जो है मैं अपनी वेबसाइट पे लर्नज़ पर जो है अदर लॉ का बैच अनाउंस कर रहा हूँ। आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने पूरा ग्रुप लिया हुआ है उन्हें सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एनरोल नाउ पे क्लिक करके ओके कर देना। और जिन्होंने सिर्फ कंपनी लॉ का बैच लिया है वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो अदर लॉ की बुक भी आपकी हो जाएगी। टाटा बाय बाय।